कुछ क्वेश्चन सैम्पलिंग के ही हैं जो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी हमने आपको सैम्पलिंग पढ़ाई है, उसी से देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। प्रतिदर्शन की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, तकनीकी रूप से कहते हैं। ठीक है, सुनिश्चित किया जाता है तकनीकी रूप से कहते हैं उसको। ये आपका जुलाई का क्वेश्चन है, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, करंट का ही क्वेश्चन है, सैम्पलिंग का ही है। प्रतिदर्श की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, तकनीकी रूप से उसको कहते हैं। ठीक है, कोटा प्रतिदर्श, स्नोबॉल प्रतिदर्श, सुव्यवस्थित प्रतिदर्श, स्तरित प्रतिदर्श। तो हमने आपको बताया था कि स्तरित प्रतिदर्श में क्या होता है कि सबसे पहले हम संपूर्ण जनसंख्या के उनको गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर बांट देते हैं, कुछ समूह बना लेते हैं, कुछ स्ट्रेटा बना लेते हैं, स्तरों में उनको बांट देते हैं या वर्गों में बांट देते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ग की इकाइयाँ कैसी होती हैं? सजातीय होती हैं, समजातीय होती हैं, आपस में वो समजातीय होती हैं, लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से भिन्न होता है। ठीक है, एक वर्ग दूसरे वर्ग से स्तर पर भिन्न होता है। तो उसमें से जब हम उनको स्तर में बांट देते हैं, इसके बाद जब हम उनमें से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो वो यादृच्छिक विधि से करते हैं। ठीक है, और एक आनुपातिक के रूप में करते हैं कि जिस अनुपात में हम एक स्तर से इकाइयों को चुनाव करते हैं, उसी अनुपात से दूसरे स्तर से इकाइयों का चुनाव करते हैं। मतलब ये नहीं, मतलब कि जिस अनुपात में जनसंख्या समूह में होती हैं, उसी अनुपात में हम सैम्पलिंग से लेते हैं। यदि हमने 2% समूह से लिया तो 2% हर स्तर से उनको लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा आपका स्तरित प्रतिदर्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका होगा स्तरित प्रतिदर्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चंस और है आपके सामने, दिख रहा हो आप लोग को। देखिए, समकक्ष प्रतिदर्शों का प्रयोग कर किसी शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 के अंतर्गत सार्थक सहसंबंध प्राप्त किए। उसे शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इस संबंध में अल्फा स्तर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका शून्य परिकल्पना से रिलेटेड है, सार्थक सहसंबंध का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी शोधकर्ता 100 में से एक बार गलती करता है तो वो उसकी गलती कैसी मानी जाती है? मिनिमम मानी जाती है। ठीक है, लेकिन यदि कोई शोधकर्ता 100 में से 5 बार गलती करता है तो वो गलती उसकी मैक्सिमम मानी जाती है। यदि एक गलती से लेके वो 5 गलती तक करता है तो उसकी गलती कैसी होती है? जो उसका परीक्षण होता है, जो उसकी रिसर्च होती है, उस वैलिड मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा गलती करता है और इससे ज़्यादा उसकी अंतर रिसर्च में करने में आ रहा है तो उसका वो जो विश्वसनीयता स्तर होता है, वो परीक्षण उसका विश्वसनीय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि एक बार 100 में से एक बार गलती होती है या 100 में से 5 बार तक गलती होती है तो वो परीक्षण उसका विश्वसनीय माना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जब प्रतिदर्शों का प्रयोग कर किसी शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 के अंतर्गत सार्थक सहसंबंध प्राप्त किए, मतलब कि उसने 100 परीक्षणों में से 95 बार जब परीक्षण किया तो क्या हुआ? सार्थक सहसंबंध प्राप्त किए। ठीक है, उसने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब है कि उसका मतलब 95 बार सार्थक सहसंबंध आए तो उसका जो परीक्षण था वो कैसा था? सही था, उसकी परिकल्पना सही थी, लेकिन फिर भी उसने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो इस संबंध में अल्फा स्तर आपका क्या होगा? ठीक है, मतलब कि इसमें जो आप टाइप 1 त्रुटि को हम क्या कहते हैं? अल्फा त्रुटि कहते हैं, और टाइप 2 त्रुटि को हम कहते हैं बीटा त्रुटि। ठीक है, तो पहली त्रुटि को टाइप 1 त्रुटि को हम अल्फा स्तर कहते हैं और टाइप 2 त्रुटि को बीटा स्तर कहते हैं। तो अल्फा स्तर क्या होता है कि जब हमारी परिकल्पना सत्य हो फिर भी हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो इसमें जो आपका है, मतलब कि 100 परीक्षणों में से 95 बार सार्थक सहसंबंध आए और शून्य परिकल्पना को उसने अस्वीकार कर दिया, तो इसके संबंध में अल्फा स्तर इसका होगा 0.05। थर्ड आंसर इसका सही होगा। ठीक है, मतलब 100 बार उसने परीक्षण किया, उसका 95 बार उसके कैसे सार्थक सहसंबंध आए, तो उसका जो परीक्षण था वो कैसा था?
सही था, लेकिन फिर भी गलती होने के कारण, कुछ कमी होने के कारण उसका जो परीक्षण कैसा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब कि एक परीक्षण में उसने कितनी 100 बार में से उसने 5 बार गलतियाँ की। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोग के। अगला क्वेश्चन से आपका ये देखिए, रिसर्च का ही क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका भी अभी अभी हमने पढ़ाया हुआ है सैम्पलिंग, उसी का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, गुणात्मक शोध, विशेषताएं, प्रतिदर्शन के प्रति उपागम, और ये आपकी विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आत्यांतिक इकाई वाले प्रतिदर्शन। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं या सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। स्वोद्देश्य प्रतिचयन, स्वोद्देश्य या इसको कहते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्शन। इसके बाद स्नोबॉल प्रतिदर्शन। ठीक है, तो इसके और ऊपर किसका देते हैं, तो इसके आपको ऑप्शन भी दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैचिंग करिए। इसमें फर्स्ट है, इसमें विशिष्ट इकाइयों की अपेक्षा होती है। इसमें ऐसी इकाइयों की अपेक्षा होती है जो एक दूसरे से अधिक समानता रखते हों। इसमें असामान्य इकाइयों की अपेक्षा होती है। अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागियों से मदद की अपेक्षा होती है। उपयुक्त के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों के चयन की अपेक्षा होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि एक कोई ऐसा ऑप्शन हमको मिल जाए जो फाइनली रूप से सही हो। ठीक है, तो हमने आपको स्वदेश उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन में बताया था कि इसमें आपका जो रिसर्चर होता है, जो शोध करता है, उसका पहले से उद्देश्य निर्धारित होता है, तो वो अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग जनसंख्या में से चुनाव इकाइयों का चुनाव करता है और उसके संबंध में वो पहले से ही निर्णय ले चुका होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको उद्देश्यपूर्ण चयन को क्या कहते हैं, जजमेंटल प्रतिचयन भी कहते हैं। तो इसमें वो पहले से निर्णय ले रखा होता है, योजना भी बना लिए होता है और अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग रिसर्च करता है। तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन का आपका वी फाइनल होगा कि उपयुक्तता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों की चयन की अपेक्षा होती है। मतलब जो वो इकाइयाँ चुनता है उसके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं होता है कि उसको यादृच्छिक विधि को अपनाना है, केवल और केवल उसको अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। तो बी का होगा आपका सेकंड। तो बी का आपका पाँचवा कौन से में दिया हुआ है, तो आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, सी में दिया हुआ है। अब आपका स्नोबॉल प्रतिदर्शन के, तो इसमें आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। स्नोबॉल प्रतिदर्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो लोग हमारे सैंपल में होते हैं उन्हीं लोगों से हम सैंपल में और लोगों को जोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के नाम बताने के लिए कहते हैं जिनको हम सैम्पलिंग में जोड़ सकें। तो ये सैम्पलिंग कौन पूरा करते हैं, जो लोग सैंपल में जुड़ गए हैं वही लोग और लोगों को सैम्पलिंग में जोड़ते जाते हैं, हमारे सैंपल में जोड़ते जाते हैं, जब तक कि हमारी जनसंख्या कैसी पूरी नहीं हो जाती है, जितनी की जनसंख्या पॉपुलेशन हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग, इसमें कौन चुनाव करता है इकाइयों का, जो लोग सैंपल में पहले से होते हैं वही लोग इसमें चुनाव करते हैं। तो इसका आपका होगा चौथा ऑप्शन होगा, सी का होगा चौथा। अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागियों से मदद की अपेक्षा होती है। मतलब जो बाग सहभागी जो हमारे सैंपल में जुड़ चुके हैं वही लोग और सैंपल में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो सी का होगा आपका चौथा। जब सी का चौथा होगा, बी का पाँचवा होगा, तो ए का कौन सा हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा तीसरा। इसमें असामान्य इकाइयों की अपेक्षा होती है। जब हमने आपको बताया अत्यांतिक इकाई वाले प्रतिदर्शन का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं, मतलब कि जनसंख्या बड़ी होती है। तो इसमें तीसरा है, इसमें असामान्य इकाइयों की अपेक्षा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके करंट के ही हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस निर्णय में प्रतिदर्शन त्रुटि में कमी आएगी। ये क्वेश्चन हम आपको करवा भी चुके हैं, जब कल के वीडियो में शायद करवाया था। निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन त्रुटि में कमी आएगी। प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, प्रतिदर्श आकार में कमी आना, व्यक्तियों के सजातीय समूह, प्रतिदर्श आकार में न्यूनता की संभावना। तो निम्नलिखित में से किस निर्णय में प्रतिदर्शन में सैंपलिंग में मतलब त्रुटि की कमी आएगी। जो सैंपल हम ले रहे हैं उसमें कमी, जो गलतियां होती हैं उसमें कैसे हम सैंपल लें कि उसमें गलतियां कम हों, गलतियां ना हों। तो सैंपल कैसा होना चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट विशेषता होती है सैंपल की कि वो जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब कि जो गुण जनसंख्या की पूरी पॉपुलेशन में है वो गुण उस हमारे सैंपल में होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हमने आपको करवा भी चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है स्वदेश प्रतिदर्श। ये क्वेश्चन आपका सामने जुलाई 2018 का क्वेश्चन है शायद ये। स्वदेश प्रतिदर्श, बहुअवस्थात्मक प्रतिदर्श, व्यवस्थित प्रतिदर्श और स्तरित प्रतिदर्श। तो स्वदेश प्रतिदर्श में क्या होता है, स्वदेश प्रतिदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन भी कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता, पहले से एक अपना उद्देश्य निर्धारित करता है और उसको जो जनसंख्या के बारे में पहले से परिचित होता है, उसको जनसंख्या की पूरी जानकारी होती है कि किन लोगों को चुनाव करना है। तो वो अपनी मन मर्जी से और अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के आधार पर जनसंख्या में से इकाइयों का चुनाव करता है, ठीक है। यहाँ पे उसका उद्देश्य निर्धारित होता है, उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही वो जनसंख्या से चुनाव करता है, ठीक है। तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन स्वदेश प्रतिदर्श का होगा आपका जनसंख्या से सदस्यों का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता अपने विवेक पर भरोसा करता है, ठीक है। तो ए का होगा आपका सेकंड, जनसंख्या से सदस्यों का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता अपने विवेक पर भरोसा करता है। ये हमने आपको बताया, यहाँ आपको पहले से ही उसका उद्देश्य होता है और उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही वो जनसंख्या का चुनाव करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि हमको पता है कि हमको डॉक्टरों पर रिसर्च करना है, ठीक है, तो हम अपनी मन मर्जी से, हमको जनसंख्या के बारे में पहले से पूर्ण जानकारी होती है और यहाँ पर जनसंख्या कैसी होती है, सीमित होती है, असीमित नहीं होती है इस सैम्पलिंग में, ठीक है। तो जब हमको पता है कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन से डॉक्टर बुरे हैं, तो हम बुरे डॉक्टर का चुनाव क्यों करेंगे, अच्छे डॉक्टरों का चुनाव करेंगे। तो इसमें अपने विवेक पर भरोसा करता है। तो उसका पहले का आपका सेकंड होगा, ठीक है। तो पहले का आपका सेकंड किस में दिया हुआ है, ए का आपका सेकंड होगा, तो आपका सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, ए का दूसरा। तो इसी अकॉर्डिंग अब हम मिला सकते हैं क्योंकि और किसी में दूसरा नहीं दिया हुआ, ए में दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बहुअवस्थात्मक प्रतिदर्श, तो इसका बहुअवस्थात्मक प्रतिदर्श का पहला हो जाएगा जनसंख्या को उपसमूहों में विभाजित कर दिया जाता है क्योंकि बहुत से समूह बनाए जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या को उपसमूहों में विभाजित कर दिया जाता है और यादृच्छिक रूप से एक या एक से ज़्यादा समूहों को लेना है, ठीक है। तो इसका आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद व्यवस्थित प्रतिदर्श, तो व्यवस्थित प्रतिदर्श में हमने आपको बताया था कि जो व्यवस्थित प्रतिदर्श में क्या होता है, इसी को सिस्टमैटिक क्रमबद्ध प्रतिचयन भी कहते हैं। इसमें आपके जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं कि यहाँ पर हम पूरी की पूरी जनसंख्या को कैसे एक क्रम में लगाते हैं और उनमें से कितना हमको सैंपल लेना है ये डिसाइड करते हैं। फिर एक किसी भी क्रम में, मान लीजिए हमको 100 बच्चों में से 10 बच्चों का चुनाव करना है, तो मान लीजिए हर 5वें बच्चे का हम चुनाव करते चले जाते हैं जब तक हमको 10 स्टूडेंट हमारे चुनाव के नहीं हो जाते। तो व्यवस्थित प्रतिदर्श में इसका आपका सी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। स्मॉल एन कैपिटल एन बटे स्मॉल एन के माध्यम से के अंतराल प्राप्त करना और प्रतिदर्श गठन के लिए इसका उपयोग करना। इसका मतलब हुआ जो आपका कैपिटल एन का मतलब है वो पूरी की पूरी जनसंख्या से है और स्मॉल एन का मतलब है जो आपके सैंपल से है, ठीक है। जो जनसंख्या से पूरी की पूरी जनसंख्या में से जो आप कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, के अंतराल के माध्यम से। मतलब हर 5वीं संख्या को चुन रहे हैं या 10वीं संख्या को चुन रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक क्रम में यदि आपने 10वीं संख्या का निर्धारण किया तो हर 10वीं संख्या को चुनेंगे जब तक कि आपका सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाएगा। तो ये आपका व्यवस्थित प्रतिदर्श होगा, ठीक है।
तो सी का हो जाएगा आपका तीसरा। और स्तरित प्रतिदर्श, इसमें तो आप सभी लोगों को पता ही है, कई बार अब बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण जनसंख्या को क्या समजातीय उपसमूहों में विभाजित कर लिया जाता है। संपूर्ण जनसंख्या के स्तर बना दिए जाते हैं जो कैसे होते हैं, आपस में समजातीय होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से कैसा होता है, विषम जातीय यानी हाइड्रोजीनियस होता है। लेकिन स्ट्रेटा बनाने के बाद उनसे जो हम इकाई उन स्ट्रेटा से जो इकाइयों का चुनाव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, यादृच्छिक रूप से। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा डी। तो ये आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। यदि आप इनके क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको जो सैम्पलिंग है वो पूरी अच्छे से आ जाएगी। यदि आप एक बार उनको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि कई बार आप उनका वो पढ़ लेंगे तो आपकी, ठीक है, कई बार यदि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्तरित और आनुपातिक प्रतिदर्श चयन विधि के मध्य विभेद करने वाला घटक है। ठीक है, स्तरित और आनुपातिक प्रतिदर्श चयन विधि के मध्य विभेद करने वाला घटक है। समग्र का आकार, समग्र की सजातीयता, इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता, समग्र का समूहों में विभाजन। तो जो आपका संभाव्य प्रतिचयन होता है और असंभाव्य प्रतिचयन होता है, इनमें केवल एक ही अंतर होता है। संभाव्य प्रतिचयन में क्या होता है कि जब हम इकाइयों का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर यादृच्छिक विधि को अपनाते हैं, और जो आपके असंभाव्य प्रतिचयन होते हैं उनमें क्या होता है कि हम यादृच्छिक विधि को नहीं अपनाते हैं, इकाइयों का चुनाव अपनी मनमर्जी से करते हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि स्तरित प्रतिचयन है आपका यादृच्छिक है, संभाव्य प्रतिचयन है, और आनुपातिक प्रतिदर्श कैसा है, असंभाव्य प्रतिचयन है। तो इसका चयन विधि के मध्य विभेद करने वाला घटक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता। ठीक है, यादृच्छिकता के आधार पर चयन किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस अभी आपका 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक शोधार्थी झुग्गी में रहने वाले छात्रों की समायोजन समस्या पर शोध करने की मंशा रखता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्रतिदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक शोधार्थी झुग्गी में रहने वाले छात्रों की समायोजन समस्या पर शोध करने की मंशा रखता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्रतिदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, सुव्यवस्थित प्रतिदर्शन और गुच्छ प्रतिदर्श। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि शोधार्थी झुग्गी में रहने वाले, तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारी जनसंख्या भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, फैली हुई होती है, तो उसमें हमारा क्या होता है, गुच्छ प्रतिदर्श होता है। ठीक है, वहाँ पे हम समूहों में बांटते हैं, फिर उनके और समूहों में बांटते हैं, फिर जब और समूहों में बांटते जाते हैं, क्योंकि झुग्गी में रहने वाले छात्रों की समायोजन की समस्या पर हमको शोध करने की मंशा रखता है। तो इस प्रकार के अध्ययन में प्रतिदर्श की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो जब हमारी जनसंख्या है तो केवल एक झुग्गी में रहने वाले की तो वो पूछ नहीं रहा है, जितने लोग झुग्गी में रहते हैं। ठीक है, तो झुग्गियाँ कई होती हैं, तो इसमें हमारा क्षेत्र कैसा भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है। तो इसमें हम झुग्गी में रहने वाले पहले तो लोगों को देखेंगे, उनके समूह निर्धारित करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, या मान लीजिए कि इस एरिया में, जिस एरिया को हम चुनेंगे कि वहाँ पे झुग्गी कितनी है। ठीक है, इसके बाद उनके और उप समूहों में विभाजित करेंगे, आर्थिक स्तर पे उनको बांटेंगे। ठीक है, लिंग के आधार पर बांटेंगे, स्त्री पुरुष के आधार पर, फिर उनको जाति के आधार पर। तो इस तरीके से कई उप समूह बनाए जाएंगे। तो इस तरीके के जब इस तरह भौगोलिक दृष्टि से जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, तो इसमें हमने आपको पहले भी बताया था गुच्छ प्रतिदर्श का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यादृच्छिक विधि का यूज करते हैं। जब आपके समूह बनाते हैं तो उन समूह से फिर जो इकाइयों को हम चुनते हैं वो कैसे चुनते हैं, यादृच्छिक तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा चौथा, गुच्छ प्रतिदर्श। ठीक है, ये आपका भी आपका दिसंबर का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपका दिसंबर में ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर में आया हुआ,
दिख रहा होगा शायद। शोध के लिए किसी यादृच्छिक प्रतिदर्श के आहरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी अनुक्रमानुसार है। ठीक है, यादृच्छिक प्रतिदर्श के आहरण की प्रक्रिया में जब कभी भी हम किसी भी जनसंख्या में से सैंपल का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, जब कभी भी हम जनसंख्या में से सैंपल का चुनाव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो क्षेत्र है, जिस एरिया पर हमको रिसर्च करना है, ठीक है, सबसे पहले हम ये तो देखते हैं किस क्षेत्र में हमको रिसर्च करना है, तो वहाँ की जो जनसंख्या होती है उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको अब जनसंख्या हमारी कितनी है और उसके अकॉर्डिंग हमको प्रतिदर्श कितना लेना है, सैंपल कितना लेना है, इसको डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसकी इकाइयों की क्या बनाते हैं, सूची बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यादृच्छिक प्रतिदर्श के बारे में पूछ रहा है। यादृच्छिक प्रतिदर्श में हमेशा आपको पता होगा कि जो यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है उसमें हमारे पास जनसंख्या की सभी इकाइयों की सूची बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है कि हम सभी इकाइयों की सूची बनाएं। ठीक है, इसके बाद यादृच्छिक आधार पर प्रतिदर्श को चुनाव कर लेते हैं, यही आपका सिस्टम होता है। तो इसमें कौन कौन सा होगा, देखिए कि सबसे पहले हम, और इसके अकॉर्डिंग जो भी हो, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी जनसंख्या होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब एरिया को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एरिया में हमको रिसर्च करनी है। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, इसके बाद उस पॉपुलेशन की आकार डिसाइड करते हैं कि कितना हमको सैंपल लेना है। मान लीजिए हमारी जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, तो 10,000 में सैंपल साइज़ हमारा क्या होना चाहिए, इसको निर्णय लेते हैं, इसका निर्णय करते हैं। 10,000 में 1,000 सैंपल होगा या 100 सैंपल होगा, 100 लोगों का चुनाव करेंगे या 1,000 लोगों का चुनाव करेंगे या 2,000 लोगों का चुनाव करेंगे, तो इसको डिसाइड करते हैं। इसके बाद पूरी की पूरी जनसंख्या की, ठीक है, जितनी की हमारी जो पॉपुलेशन है, जो एरिया हमने सुनिश्चित किया है रिसर्च के लिए, उस पूरी की पूरी जनसंख्या की इकाइयों की सूची बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद यादृच्छिक आधार पर उनको सैंपल का हम चुनाव कर लेते हैं, जो हमने सैंपल रखा था कि हमको कितना सैंपल लेना है। क्योंकि यादृच्छिक विधि से अपनाएंगे तो लॉटरी विधि का यूज करेंगे या टॉस का यूज करेंगे। ठीक है, सिक्का उछालेंगे या कोई लॉटरी विधि का यूज करेंगे, कोई भी विधि का यदि हम यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास इकाइयों की सूची होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी की पूरी जनसंख्या की सूची होना चाहिए, कितने लोग जनसंख्या में हैं, पॉपुलेशन में है। क्योंकि यादृच्छिक विधि क्या कहती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जिसमें आपके ये ऑप्शन दिए हुए उसको आप कर सकते हैं। पहले में क्या दिया हुआ है, लक्षित समग्र को परिभाषित करना, तो ये सही है। लक्षित समग्र को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमारा एरिया क्या है। प्रतिदर्श का आकार निर्णयन, इसके बाद सैंपल का आकार को डिसाइड करते हैं कि कितना सैंपल लेना है। लक्षित समग्र की सभी इकाइयों को सूचीबद्ध करना, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो हमारी जनसंख्या है, उसकी सभी इकाइयों को सूचीबद्ध करते हैं जिस एरिया में हमको रिसर्च करनी है। फिर यादृच्छिक आधार पर प्रतिदर्श आहरित करना, तो आपका यही ऑप्शन सही है। इसके और भी लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिदर्श आकार का निर्णयन, तो सबसे पहले प्रतिदर्श आकार का निर्णयन नहीं होगा तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद लक्षित समग्र की सभी इकाइयों को सूचीबद्ध करना, तो सूचीबद्ध तो करते हैं लेकिन सबसे पहले पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस है कि हाइड्रोजीनियस है, तो थर्ड भी गलत होगा। इसके बाद यादृच्छिक आधार पर प्रतिदर्श आहरित करना, तो सबसे पहले यादृच्छिक विधि से जनसंख्या का चुनाव नहीं करते हैं। यादृच्छिक विधि के द्वारा हम जो लोगों का चुनाव करते हैं वो सबसे लास्ट में करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ए होगा। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो ये थे आपके सैम्पलिंग के क्वेश्चंस। इससे आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमने सैम्पलिंग भी आपको पढ़ा दी और इसके क्वेश्चंस भी करा दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।